जय हिंद। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th में सिविक्स यानी जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं बहुत सारा लोग इसको। तो आज हम उसको क्या कहते हैं, आज उसका सबसे पहला जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर। और इससे कहा गया, इससे पहले चैप्टर को शुरू करें इससे पहले एक मोटिवेशन कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। अर्थात जब हमने टारगेट कर लिया है कि 450 पार करना है, तो फिर इसमें मेहनत कितना करना है, इस चीज़ को देखना क्या है, बेकार है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं आज का जो हमारा विषय है सिविक्स उसके ऊपर। तो सिविक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का सब जो है सिविक्स, जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सिविक्स का, उसका सबसे पहले नाम आप जान लीजिए। चैप्टर जो फर्स्ट है उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ें, चैप्टर पे आएँ। तो चैप्टर पढ़ने में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा जटिल न लगे, ज़्यादा हार्ड ना लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर शुरू करने से पहले जो है कुछ मेन बात, कुछ मुख्य बातें जो है हम लोग उसको पढ़ते हैं। कुछ सिविक्स क्या है, राजनीति शास्त्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, परिचय करते हैं, फिर हम अपने चैप्टर पे आएंगे। चलिए, तो सिविक्स यानी जिसको हम लोग कहते हैं नागरिक शास्त्र, यानी नागरिकों का शास्त्र, ऐसा किताब जिसमें जो भी जितने भी नागरिक होते हैं देश के रहने वाले, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से देश का कानून चलता है, किस तरह से किसी को गलती करने पर सज़ा मिलता है, ये सभी जिस किताब में ये सब नियम और कानून लिखा रहता है उसी को नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसको हम लोग सिविक्स भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो सवाल यहाँ पर आता है, नागरिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसका जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु कौन थे? एक यूनानी व्यक्ति थे और ये बहुत ही महान व्यक्ति थे, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का जनक कहते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे सवाल है कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है। तो क्योंकि इस किताब का नाम है नागरिक शास्त्र भी कहते हैं इसको लोकतांत्रिक राजनीतिक भी हम लोग कहते हैं। तो लोकतंत्र सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो लोकतंत्र क्या है? एक शासन का तरीका है। लोकतंत्र क्या है? एक शासन का तरीका है जिसमें पूरा का पूरा शक्ति किसके पास होता है? लोगों के पास होता है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से, यानी लोकतंत्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। नागरिक शास्त्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द से उत्पत्ति हुआ है इसका। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र या नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुआ है। एक डेमोस जिसका मतलब होता है जनता, क्रेसिया जिसका मतलब होता है शासन। अर्थात जहाँ जनता का शासन है उसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। समझ गए? लोकतंत्र की उत्पत्ति के बारे में समझ गए। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, शासन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शासन के प्रकार पढ़िएगा तो आपको लोकतंत्र क्या है वह क्या होगा अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, शासन के प्रकार सबसे पहले देखिए, जब धरती है तो जितने भी धरती पे मनुष्य है वो किसी न किसी शासन के हिसाब से ही काम करते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो शासन था सबसे पहले ज़माना में वो राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र किसको कहते हैं? तो शासन की वह व्यवस्था जहाँ पे शक्ति का सारा स्रोत राजा हो उसे हम लोग राजतंत्र कहते हैं। इसमें राज्य ही सर्वोपरि होता है, ठीक है। राजतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ पे शक्ति का सारा स्रोत का क्या हो, राजा हो, यानी राजा का ही सब कुछ होता था, राजा ही मालिक है, राजा जो चाहेंगे कानून बना देंगे, जिस तरह से चाहेंगे लोग को फैसला कर देंगे। हाँ, राजा का अपना मन होता था, राजा चाहेंगे तो किसी को मर्डर के बदले में उसको सजा माफ़ भी कर देते थे, और राजा चाहेंगे अगर तो किसी को थप्पड़ मारने के जुर्म में फांसी भी दे सकते हैं। तो इसमें राजा का मनमानी चलता था, जिसमें जनता का ज़्यादा हित नहीं हुआ करता था। तो इसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं। इसमें वोट नहीं होता है। इसका एक राजतंत्र का एक बुराई होता है कि जब राजा का बेटा ही राजा बने तो उसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है। अगर राजा का बेटा समझ लीजिए कि अगर नालायक भी है तो वह राजा ही बन जाएगा, और जब वह राजा बन जाएगा तो वह देश
को या राज्य को सही ढंग से नहीं चला पाएगा। और इसमें क्या होता है कि अच्छा आदमी है, अगर योग्य है, सरकार को चलाने योग्य है, राज्य को चलाने योग्य है, अगर लेकिन वह राजा का बेटा नहीं है तो वह राजा नहीं बन पाता था। तो राजतंत्र इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें सब कुछ राजा का होता है, राजा ही कानून बनाते हैं, राजा ही सब कुछ करते हैं। तो वो शासन का एक व्यवस्था अच्छा नहीं कहा जा सकता है, इसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं। ये पहले चला करता था। चलिए, शासन का पहला प्रकार में हम लोग क्या देखें, राजतंत्र देखें। क्या देखें हम लोग, राजतंत्र। राजतंत्र हम लोग समझ गए। तब चलिए दूसरा जो शासन का प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं तानाशाह। तो आप लोग पूछिएगा तानाशाह किसे कहते हैं। देखिए, तानाशाह नाम है, तानाशाह का ताना शब्द जिसका है मतलब, इसका मतलब है जबरदस्ती। ताना का मतलब होता है जबरदस्ती। तो तानाशाह शासन क्या होता है, वैसा शासन जहाँ कोई व्यक्ति जबरदस्ती हथियार के बल पे ना शासन करता है, उसको तानाशाह कहते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती हथियार के बल पे शासन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तानाशाह कहते हैं। तो बताइए अभी दुनिया में कहाँ पे तानाशाह शासन है। तो आप लोग को पता होगा कि उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया में किम जोंग नाम का एक शासक है। क्या नाम है, किम जोंग। उसका क्या नाम है, किम जोंग। ये जो है जबरदस्ती वहाँ का शासक बना हुआ है, तानाशाह है। और ये ज़बरदस्ती हथियार के बल पे क्या करते हैं, शासन करता है, मनमानी करता है अपना। अगर इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो वह इसको बलपूर्वक क्या करता है, दबा देता है। तो तानाशाह समझ गए होंगे, जहाँ कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती शासन करता हो। तानाशाह का उदाहरण कहाँ बताइएगा, उत्तर कोरिया है। ठीक है, यहाँ ज़बरदस्ती है, किम जोंग जो है वह शासन कर रहा है अभी। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा नंबर जो आता है शासन का तीसरा प्रकार, वो है सैनिक शासन। सैनिक शासन किसको कहते हैं, कभी कभी सैनिक शासन भी लग जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बार सैनिक शासन लग चुका है। तो सैनिक शासन हम कहते हैं वैसा शासन जहाँ पे सेना सरकार पर कब्जा कर लेता है, यानी सरकार पे कब्जा कर लेता है सेना का राज चलने लगता है। सेना जो चाहेगा वैसे करने लगता है, देश को उस तरह से चलाने लगता है। सेना का जो मन होगा वह करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैनिक शासन कहते हैं। जहाँ पे सैनिक क्या करता हो, सरकारें पर कब्जा कर लेता है। वहाँ का सरकार क्या करता है, काम नहीं करता है, सरकार का कोई भी बात नहीं चलता है, उसको हम लोग सैनिक शासन कहते हैं। तो सैनिक शासन कहाँ है, जैसे पाकिस्तान में कई बार सैनिक शासन लागू हुआ है। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री को कब्जा कर लेता है, कभी वहाँ का सैनिक, कभी राष्ट्रपति को कब्जा कर लेता है। ठीक है, उस हम देखे थे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का जो हंस था उसको मार दिया था वहाँ का सेना सब है। परवेज मुशर्रफ जो जनरल था वहाँ का सेना का मेन था, वही कई बार अपने हाथ में वहाँ के पाकिस्तान के शासन को ले लिया था। तो वह क्या करता है कि सैनिक शासन का मतलब हुआ कि सेना सरकार को अपने अंदर ले लेता है, कब्जा में कर लेता है, और फिर जैसा चाहता है वैसा कानून बनाता है, जैसा चाहता है देश को उस ओर ले जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सैनिक शासन। तो ये आप लोग देखें शासन के प्रकार में तीसरा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हम लोग आते हैं। और ये देखिए अभी तक आप लोग जो तीनों जो पढ़े, राजतंत्र आपने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा आपने अभी तक, राजतंत्र के बारे में पढ़ा, तानाशाह और सैनिक शासन। ये तीनों में आपको कोई भी अच्छा तरह का शासन नहीं है। ठीक है, सैनिक शासन भी ठीक नहीं है, सेना अपना मनमानी करने लगता है। ठीक है, मान लीजिए किसी देश में सैनिक शासन हो जाएगा, सैनिक से अपने मन से मनमानी करेगा, किसी देश में चढ़ाई कर देगा और वहाँ से हार जाएगा, फिर हमारा देश क्या हो जाएगा, गुलाम भी हो सकता है। तो सरकार जब होता है तो सोच के काम करता है। तो राजतंत्र भी ठीक नहीं था, तानाशाह शासन बिल्कुल ठीक नहीं है, सैनिक शासन भी बिल्कुल ठीक नहीं है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो शासन का जो सबसे अच्छा तरीका है वह किसका है, क्या है, क्योंकि देश लोगों का है तो इसलिए लोकतंत्र जो है शासन का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र किसको कहते हैं, ये शासन का चौथा प्रकार है। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो लोकतंत्र जो शासन का चौथा प्रकार है, ये क्या है, अच्छा इसलिए है क्योंकि इसका नाम ही है लोकतंत्र। लोक मतलब जनता, लोक का मतलब क्या होता है, जनता। ठीक है, तंत्र का मतलब होता है शक्ति। इसमें शक्ति किसका होता है, जनता के पास शक्ति होता है। तो शासन की व्यवस्था जिसमें शक्ति का सारा स्रोत कौन होता है, जनता के पास होता है। शक्ति का सारा स्रोत जनता के पास होता है। ठीक है, जनता चाहेगा जिसको वोट दे करके प्रधानमंत्री बना दे, जनता जिसको चाहे राष्ट्रपति बना दे, जनता जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दे, जनता जिसको चाहे उसको कुछ भी नहीं बनाए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लोकतंत्र। क्योंकि देश लोगों का है, एक आदमी के हाथ में अगर देश सिर्फ सैनिक हाथ में चला जाएगा तो वो ठीक से नहीं सोच सकता, हो सकता है ऐसा। ठीक है, राजा एक आदमी है, उसके हाथ में अगर देश रहेगा तो वह भी ठीक से देश के भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन जब हमारा देश में लोकतंत्र हो जाएगा तो सभी लोग मिल करके हम अच्छे लोगों को क्या करेंगे, नेता बनाएंगे, जिससे हमारा देश क्या करेगा, अच्छा विकास करेगा। तो लोकतंत्र किसको कहते हैं, जिसमें शक्ति का सारा स्रोत किसके पास है, जनता के पास है। अभी लोकतंत्र है हमारे भारत में क्या है, अभी लोकतंत्र है, जिसमें कि हम लोग
लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री किसी को भी हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, और वो फिर वो क्या करते हैं, हमारे देश को चलाते हैं, शासन करते हैं देश पे। देश के लिए नए नए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नए नए विकास की योजनाओं को लाते रहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है तो ये शासन का बहुत अच्छा व्यवस्था होता है लोकतंत्र, यही हमारे भारत में अभी है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जनता सर्वोपरि होता है। आप लोग देखिए राजतंत्र में क्या होता है, राज्य सर्वोपरि, राजा सर्वोपरि होता है। तानाशाह में तो कोई कहना ही नहीं, वो हथियार के बल पे जो होता है वो कर लेता है, जैसे कि उत्तर कोरिया। ठीक है, वहाँ पर सैनिक शासन भी ठीक नहीं होता है, पाकिस्तान में बहुत बार लागू हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो क्या होता है, लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता सर्वोपरि होता है, जनता ही सर्वोपरि होता है, और सबसे ऊपर जनता का होना चाहिए, क्योंकि देश जनता का है और ये लोकतंत्र में होता है। इसलिए हमारा लोकतंत्र जो है यह शासन का सबसे अच्छा तरीका है, और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे भारत में ये लोकतंत्र है। चलिए, इस चीज़ को आप लोग समझ गए, इसको अगर समझ गए तो चलिए, और अब बता देते हैं कि लोकतंत्र में सब कुछ जनता के हाथ में होता है। जनता अपना सरकार चुनती है, और जनता क्या करता है, शासन। जनता सरकार चुनती है, और वो सरकार क्या करता है, सभी पे शासन करता है, देश को चलाता है। ठीक है, और विकास की योजना लाता है। तो ऐसा भी बात आप कहिएगा कि सरकार को तो हम लोग चुनते हैं, तो फिर सरकार अपने मन से कानून नहीं बनाता है और मनमानी नहीं करता है। नहीं, सरकार भी अपना मन से मनमानी नहीं करता है। सरकार को देश कैसे चलाना है इसके लिए एक किताब है। सरकार अपने मन से, फिर सरकार को तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार फिर अपने मन से देश को चलाना शुरू कर देता है। तो सरकार को हम लोग चुनते हैं, लेकिन सरकार देश को जो चलाता है एक नियम के हिसाब से, एक कानून के हिसाब से चलाता है। तो वह एक कानून का किताब है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में अपना संविधान होता है। संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान, लोकतंत्र में संविधान होता है। इसके ऊपर न तो सैनिक शासन में संविधान होता है, न तानाशाह में तो कोई संविधान ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो लाठी बंदूक के बल पे करता है। और राजतंत्र में भी कोई संविधान नहीं होता है। राजतंत्र में तो राजा का आदमी जो अपना है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, गरीब जनता का वैल्यू नहीं होता है। तो संविधान का मतलब होना चाहिए। देखिए, संविधान का मतलब पहले समझिए क्या होता है। संविधान जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान, इसमें सम का मतलब होता है बराबर, और विधान का मतलब नियम। यानी कि जिसके लिए नियम क्या हो, जिसके लिए सभी नियम क्या हो, बराबर हो, जिसके लिए सभी नियम क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संविधान। जहाँ पे सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, जहाँ पे सभी के लिए नियम क्या हो, सम हो। सम का मतलब बराबर, और विधान का मतलब नियम। जहाँ पे सभी के, अमीर के लिए, गरीब के लिए, लड़का के लिए, लड़की के लिए, हाँ, गोरों के लिए, कालों के लिए, ठीक है, औरत के लिए, पुरुष के लिए, ठीक है, बिहारी के लिए, पंजाबी के लिए, सभी के लिए क्या हो, कानून समान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और जहाँ भी लोकतंत्र होता है उसका अपना संविधान होता है, और इस संविधान के हिसाब से सरकार क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग क्या किए, समझ गए कि शासन के 4 प्रकार समझ गए आप लोग। शासन के कितना प्रकार, 4 प्रकार। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े राजतंत्र, उसके बाद आप लोग पढ़े सैनिक, उसके बाद पढ़े तानाशाह, उसके बाद आप लोग पढ़े लोकतंत्र। जो कि आपको अगर आपको पूछा जाए अगर ये चारों शासन व्यवस्था जो है उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, तो आपका क्या जवाब होगा, आपका जवाब होगा लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी जो है वो हमारा शासन का सबसे अच्छा तरीका है, और क्योंकि इसमें संविधान होता है। ठीक है, चलिए, इस बात को अगर आप लोग समझ गए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, लोकतंत्र में संविधान होता है, संविधान के आधार पर सरकार देश को चलाता है। तो आप कहिएगा संविधान क्या है, तो चलिए एक बार संविधान को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ये सब आधारभूत बातें हम लोग चैप्टर पे आएंगे, जब इसको समझ लेंगे तभी। सब बात अगर समझ लेंगे तब वो चैप्टर को समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो देखिए, संविधान किसे कहते हैं, तो किसी भी देश को चलाने के लिए जिस नियम और कानून की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। समझ गए, किसी भी देश को, आपका घर है, आपका परिवार है, एक स्कूल होता है, छोटा सा कोचिंग होता है, उसको चलाने के लिए नियम और कानून का आवश्यकता हो, कितना बजे आना है, इतना बजे छुट्टी होगा, इतना बजे टिफिन होगा, ये बुक आज लाना है, कल लाना है, तो ये सब का होता है संविधान। घर में भी संविधान होता है कि कमाएंगे पापा, हिसाब करेंगे, रखेंगे दादा, है खर्चा करेंगी मम्मी। तो ये सब क्या होता है, संविधान हमारे घरों में भी होता है। जब एक छोटा सा घर को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होता है, ठीक है, तो इतना बड़ा देश जो हमारा भारत देश है, इसका जनसंख्या अब 150 करोड़ हो गया है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए किसी न किसी नियम की, कानून की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी नियम और कानून की किताब को हम लोग संविधान कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अब पूछता है यहाँ पे सवाल कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भाग का मतलब क्या होता है, जैसे चैप्टर होता है ना किसी भी किताब में, तो वही समझ लीजिए आपके कितने चैप्टर, तो मुख्य रूप से 25 चैप्टर है। ठीक है, पहले शुरू में जब संविधान बनाया गया था 22 भाग ही था, अब 25 है। अभी कितना है, 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं।
पहले शुरू के संविधान में, नया संविधान में 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था, लेकिन अभी के संविधान में 25 भाग है और 448 अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या हुआ, जैसे एक चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर बहुत सारा टॉपिक होता है, तो ये समझ लीजिए अनुच्छेद आपको टॉपिक है और ये भाग क्या है, चैप्टर है। तो समझ लीजिए कि संविधान में 25 चैप्टर और 448 पॉइंट है मुख्य रूप से। तो हमारे संविधान में 25 भाग और 448 अनुच्छेद हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे हमारा इतना बड़ा विशाल देश चल रहा है। तो इसको देखिए, इसको लिखने में, भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, BR अम्बेडकर को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इनका जन्म क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में एक महार जाति में हुआ था। चलिए, भारत का संविधान तो समझ के बनने में इतना समय लग गया, इसको बनाने में। इसका जनक भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद है, ये समझ गए आप लोग। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, आपके नॉलेज के लिए भी ये सब चीज़ क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए, तो भारतीय संविधान तो हमारा बना इतना दिन में, बनने के बाद ये लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। हाँ, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या करते हैं, संविधान बनने की खुशी में हम लोग क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं और क्या करते हैं, बुनियाँ खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग का हो गया क्या, यहाँ तक संविधान का थोड़ा सा परिचय। इसको अगर आप लोग समझ गए तो क्या कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए एक बार एक क्लास में पूछा गया, एक टीचर पूछते हैं कि बताओ बच्चों 26 जनवरी को क्या मिला था हम लोग को। तो एक बच्चा कहता है, सर जी हम बताएंगे। कहा बताओ क्या क्या मिला था, तो कहा सर थोड़ा सा बुनिया मिला था। ठीक है, उस बच्चा को पता नहीं था कि 26 जनवरी को हमारा संविधान मिला था हमको। ठीक है, उसको बेचारा को, बच्चा को बुनिया मिलता है 26 जनवरी पे, तो उसको वही याद था। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि शासन का 4 जो प्रकार था, उसमें सबसे अच्छा आप लोगों को लोकतंत्र लगा, डेमोक्रेसी लगा। ठीक है, अब यहाँ लोकतंत्र का भी प्रकार है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा ये चैप्टर से हम लोग बाहर हैं अभी, क्योंकि इस चीज़ को जान लेंगे तो हमको थोड़ा सा क्या होगा, लोकतंत्र का जानकारी बढ़ जाएगा। तो हम लोग लोकतंत्र के प्रकार अब क्या कर रहे हैं, देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार होते हैं। चलिए, तो लोकतंत्र का हम लोग प्रकार देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो लोकतंत्र का जो सबसे पहला प्रकार है, उसको हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब पूछिएगा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो देखिए हम कहेंगे कि वैसा लोकतंत्र जहाँ जनता सीधे सरकार को चुन लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट जनता सरकार को चुनती है। हम लोग, और भारत में प्रत्यक्ष, समझ गए, जहाँ डायरेक्ट हम लोग सरकार को चुनते हैं। इंडिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सरकार को इंडिया में नहीं चुनते हैं। कैसे, तो देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इंडिया में है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं किसको है, तो सुनिए इसको आप लोग। तो ऐसा लोकतंत्र जहाँ जनता सरकार को सीधे न चुनकर विधायक और सांसद के माध्यम से सरकार को चुनते हैं, उसे हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण भारत है। अब भारत में कैसे हम लोग डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनते हैं, क्योंकि हम लोग को अगर मुख्यमंत्री का वोट होता है, हैं, जब मुख्यमंत्री का वोट होता है तो हम लोग वोट विधायक को देते हैं और विधायक को वोट देते हैं। हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते हैं, हम लोग किसको वोट देते हैं, विधायक को, और फिर मुख्यमंत्री बनता है। और जब हम लोग जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हम लोग वोट डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं, हम लोग वोट सांसद को देते हैं, MP को देते हैं। ठीक है, फिर उससे हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। जिसके पास ज़्यादा सांसद होता है वह प्रधानमंत्री, वह पार्टी बनता है, उस पार्टी का जो उम्मीदवार है वह प्रधानमंत्री बनता है। तो भारत में हम लोग डायरेक्ट क्या प्रधानमंत्री को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, नहीं चुनते हैं। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, समझ में आ रहा ना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इंडिया में है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में लोग प्रधानमंत्री को डायरेक्ट, मुख्यमंत्री को डायरेक्ट वोट डालता है। विधायक और सांसद नहीं होता वहाँ पर, विधायक सांसद को वोट नहीं डालता है, डायरेक्ट उसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चुनता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा लोकतंत्र के प्रकार में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप लोग समझ गए क्या, नहीं समझ गए, बताइए, समझ में आया किसी को? हाँ, सबको चला आया। चलिए ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं। जरूरी बात है कि कहा गया है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र क्या है, अगर आपको पूछे लोकतंत्र क्या है, तो इसका एक जवाब दीजिएगा, सटीक सा जवाब, कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था अमेरिका का भूतपूर्व का मतलब होता है पहले रह चुका है। अमेरिका का रह चुका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी थे। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने ही कहा था कि ये लोकतंत्र है वह जनता का, शासन किसका है? जनता का है। किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा। मान लीजिए हमारा प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है, तो वो मोदी प्रधानमंत्री होने से पहले हमारे देश का क्या था? वह जनता था। तो ये लोकतंत्र शासन किसका है? जनता ही। शासन करने वाला कौन है? जनता ही है।
शासन किसके ऊपर हो, जनता पर। शासन किसके लिए, जनता के लिए। तो लोकतंत्र जनता का है, जनता एक शासन करने वाला भी जनता होता है, शासन भी किसके ऊपर होता है, जनता के ही ऊपर होता है। इसमें हर कुछ जनता ही है, देखिए हर जगह लोग जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, हर जगह जनता ही आ रहा है, आम आदमी आ रहा है। तो यह है, और ये कितना अच्छा बात है कि हर जगह जनता है। राजतंत्र में सिर्फ राजा का मनमानी चल रहा था, तो ये बहुत अच्छा खुशी का बात है कि हम इसमें हर कुछ जनता का होता है। तो समझ रहे हैं, तो ये हो गया लोकतंत्र, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने कहा था, अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था। समझ गए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग शासन समझ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं शासन के प्रकार। चलिए देखिएगा, शासन के प्रकार, शासन के प्रकार, शासन के प्रकार हम लोग वहाँ पे पढ़े थे क्या, राजतंत्र, लोकतंत्र, ये सब पढ़े थे, ठीक है। हाँ, वहाँ पे राजा या प्रधानमंत्री के संदर्भ में हम लोग क्या करते पढ़े थे। यहाँ भी हम लोग शासन के प्रकार को पढ़ेंगे। शासन का प्रकार यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 प्रकार का पढ़ेंगे। तो शासन फिर से देखिए 4 प्रकार का है, कैसे है। तो शासन का प्रकार जो है, एक होता है अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय शासन किसको कहते हैं, तो वैसा शासन जहाँ राष्ट्रपति की वैल्यू होती है, प्रमुखता का मतलब होता है वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू किसका होता है, राष्ट्रपति का ज़्यादा होता है, उसको अध्यक्षीय शासन कहते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पावरफुल होता है, हमारे देश में लोग सब प्रधानमंत्री को ज़्यादा जानता है। तो राष्ट्रपति का नाम बहुत बच्चा को पता जल्द नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति क्या होता है, नाम का है, सिर्फ वो साइन करता है, ठीक है। हाँ, तो वो, लेकिन काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो जहाँ पे प्रधानमंत्री पावर में रहेगा जिस देश में, उसको संसदीय शासन कहेंगे, और जहाँ पर राष्ट्रपति पावर में रहता है उसको हम लोग अध्यक्षीय शासन कहते हैं। तो अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय शासन है, वहाँ का राष्ट्रपति क्या होता है, जैसे जो बाइडन है अभी अमेरिका का राष्ट्रपति, वो पावर में होंगे, ठीक है। लेकिन संसदीय शासन ऐसा शासन जिसमें प्रधानमंत्री का वैल्यू होता है, प्रमुखता ज़्यादा होता है। यहाँ पे पावर किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन वाला कहते हैं, जैसे संसदीय शासन हमारे भारत में, पूछेगा क्या भारत में संसदीय शासन है या नहीं है, तो या तो संसदीय शासन वाला देश कौन है निम्नलिखित में, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इस तरह से कर करके आपको दे देगा। इसमें इंडिया है हमारा, संसदीय शासन है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है यहाँ से। उसके बाद देखिए संघात्मक शासन कहता है, चौथा है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन किसे कहते हैं, ऐसा देश जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार होती है, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। जहाँ पे केंद्र सरकार भी हो और राज्य सरकार भी होगा। इसका उदाहरण हमारा भारत है। भारत में संघात्मक शासन है, कैसे, क्योंकि देखिए हमारा केंद्र में कौन सा सरकार है, केंद्र में भी हमारा सरकार बनता है। केंद्र सरकार, हम लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री क्या है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है कि नहीं है। वो हो गया प्रधानमंत्री, हमारा क्या, केंद्र सरकार हो गया। और हम इसके अलावा हमारा क्या होता है, केंद्र सरकार के अलावा हमारा राज्य सरकार में हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है अभी, है ना। तो हमारे पास दोनों सरकार है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग संघात्मक, संघ मतलब दोनों, संघ मतलब क्या, केंद्र प्लस केंद्र और राज्य दोनों संघ हो गया, क्या हो गया, मिल करके देश को चला रहा है, ठीक है। जहाँ पे प्रधानमंत्री का भी अपना पावर होता है, मुख्यमंत्री का भी अपना पावर होता है। तो संघात्मक शासन समझ गए, ऐसा देश जहाँ पे प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री दोनों होता है, उसको हम लोग संघात्मक शासन वाला देश कहते हैं, जिससे भारत। समझ में आ गया। तो भारत हमारा संघात्मक शासन वाला देश है। इसके बाद कहते हैं एकात्मक शासन वाला देश। एकात्मक यानी एगो होगा कौन सा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में कौन एक होगा, तो बोलिए मुख्यमंत्री होगा कि प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, है ना। तो ऐसा देश जहाँ केवल केंद्र सरकार यानी जैसे हम लोग में प्रधानमंत्री है ना, ऐसे केंद्र सरकार होता है, उसे एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं। जैसे इंग्लैंड में मुख्यमंत्री सब नहीं हुआ करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार ही होता है, राज्य सरकार नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए एकात्मक शासन। अध्यक्षीय शासन समझ गए, जहाँ राष्ट्रपति पावर में रहेगा। संसदीय शासन जहाँ प्रधानमंत्री शासन पावर वाला होगा, ठीक है। अध्यक्षीय शासन हमारा संसदीय शासन है, हमारे देश में प्रधानमंत्री का प्रमुखता होता है, हालांकि राष्ट्रपति भी होता है, वो योजना पे साइन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वैल्यू ज़्यादा प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। चलिए, संघात्मक शासन समझ गए, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों होगा। और एकात्मक शासन जहाँ पे केवल क्या होगा, जहाँ पे केवल केंद्र सरकार होगा, हम लोग उसको एकात्मक शासन वाला देश कहेंगे। जैसे उदाहरण में आपका क्या है, इटली है। समझ गए इस चीज़ को। चलिए, ये समझ गए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सरकार के अंग। क्या पढ़ने वाले हैं अब, सरकार के अंग। हमारा जो सरकार है वो 3 अंग में बटा हुआ है हमारे भारत में। सरकार के अंग हम लोग पढ़ रहे हैं। सरकार 3 अंगों में बटा हुआ है। चलिए, इसमें सबसे पहला जो उसको हम लोग विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकार का सबसे पहला अंग जो उसको हम लोग विधायिका कहते हैं। तो आप कहिएगा सर विधायिका किसे कहते हैं, तो विधायिका हम उसको कहते हैं जो कानून बनाता है। जो कानून बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया संसद।
संसद सब जो होता है, सांसद सब जो होता है, एमपी सब जो होता है हैं, और हमारा जो संसद भवन होता है, दिल्ली में हमारा संसद भवन है, वहाँ पे सभी सांसद बैठते हैं और वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। समझ में आ गया? तो कानून बनाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। ठीक है, इसमें संसद हमारा आता है। इसके बाद आता हमारा सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका। क्या कहलाता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका इसको कहते हैं जो कानून बनाता कौन है, विधायिका बनाया कानून, हमारा संसद क्या बनाया कानून। कार्यपालिका उसको कहते हैं जो कानून को लागू करता है, विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून को जो लागू करता है उसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में हमारा प्रधानमंत्री आता है। अब देखिए कितना भी कानून बना, मान लीजिए सांसद सब बैठ करके संसद भवन में हैं बहस किया कि नहीं नहीं बिहार में बहुत बाढ़ आता है, वहाँ पे क्या बन जाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, वहाँ पे पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। तो ये सब कानून तो बना दिया विधायिका से, सांसद सब एमपी सब दिल्ली में संसद में बैठ करके कानून बना दिया। लेकिन वह सांसद सब लेकर के योजना नहीं ना आएगा यहाँ पे बिहार में पुल बनाने के लिए कोसी पे, तो वह कौन लेकर आएगा, हमारा प्रधानमंत्री उस योजना को लेकर के आएगा। तो प्रधानमंत्री क्या करता है, विधायिका जो यानी संसद भवन में जो कानून बनाता है, जो प्रस्ताव पारित करता है, उसको कार्यपालिका उस कानून को लागू करता है। यानी रोड बनाना है, पुल बनाना है, कुछ भी करना है, जम्मू कश्मीर में 370 हटाना है, जो भी करना है, तो उसको क्या करता है कि हमारा प्रधानमंत्री कार्यपालिका है, उस विधायिका के द्वारा बनाए हुए कानून को वहाँ पर लागू करता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो विधायिका कानून बना दिया, कार्यपालिका उस कानून को क्या कर दिया, लागू कर दिया। इतना तो हम लोग समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है, तीसरा जो हमारा सरकार का अंग है वह न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका क्या करता है, विधायिका बनाया कानून, विधायिका बनाया कानून और कार्यपालिका क्या करेगा, इस कानून को लागू करेगा। और ये कानून सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, इसको देखभाल के लिए भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे सरकार का तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। ये क्या करता है, जो कानून बनाया विधायिका जिसको लागू किया कौन, कार्यपालिका, वह सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसके देखभाल के लिए हमारे देश में न्यायपालिका होता है। यह कानून का देखभाल करता है। इसमें कौन आता है, कोर्ट आ जाता है। तो अगर कोई गड़बड़ किया तो वहाँ पे उसको सजा दिया जाता है, देखभाल करेगा। इसमें पुलिस आ जाएगा आपका। ये सब क्या है, पुलिस, ये सब क्या है, किसका अंग है बताइए, किसका अंग है सब, न्यायपालिका का। कोर्ट, पुलिस, आर्मी, सेना, ये सब क्या है, न्यायपालिका का अंग है। ठीक है, अगर ये कोई गड़बड़ी करेगा, किसी कानून के साथ कोई खेलेगा तो उसको कोर्ट सजा देगा, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगा और कोर्ट क्या करेगा, सजा देगा। तो यह न्यायपालिका है हमारा। तो आप बताइए कि एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो सरकारी स्कूल का शिक्षक है, वह कार्यपालिका में आएगा कि न्यायपालिका में, क्योंकि सरकार का तो अंग है, सरकारी नौकरी हुआ तो सरकार का तो अंग है वह, तो किस में आएगा, विधायिका में आएगा, कार्यपालिका के न्यायपालिका में आएगा। सोच करके एक बार बताइए, एक शिक्षक सरकारी गवर्नमेंट टीचर जो है वो कार्यपालिका में आएगा कि विधायिका में आएगा कि न्यायपालिका में। विधायिका में वह नहीं आएगा कि वह नियम नहीं बनाता है, कार्यपालिका में आएगा कि न्यायपालिका में भी वह नहीं आएगा, क्योंकि वह कानून का देखभाल नहीं करता है। वह क्या करता है, वह क्या करता है, काम करता है। कानून को लागू करना यानी काम करना, वह क्या में आ जाएगा, कार्यपालिका में आता है, वह काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इस चीज़ को आप लोग समझ गए। सरकार के तीन विधायिका में आ जाते हैं संसद, कार्यपालिका लागू करता है, इसमें प्रधानमंत्री आ जाता है, न्यायपालिका में कोर्ट, पुलिस, ये सब आता है। ये कानून के साथ कोई अगर गड़बड़ करता है तो पुलिस पकड़ता है और कोर्ट उसको सजा, जज उज सब किस में आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब किस में आ जाएगा, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा जिला कोर्ट भी होता है, हर जिला में होता है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा बताइए, ये सब हमारा न्यायपालिका, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कानून का देखभाल होता है। ठीक है, चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में सबसे बड़ा क्या, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है। यह कहाँ पर होता है, यह केंद्र में होता है, ये केंद्र में होता है। जैसे दिल्ली में हाई कोर्ट कहाँ होता है, हर राज्य का राजधानी में। जैसे हमारा ये कहाँ है, हमारा हाई कोर्ट पटना में है। जिला कोर्ट कहाँ होता है, अपना जहाँ जिला है, जिला मुख्यालय है, वहाँ पे होता है। तो समझ में आ गया, तीन तरह का हमारे पास कोर्ट भी है इसको देखने के लिए। तो ये सब होता है हमारा सरकार का अंग। सरकार का अंग पूछेगा तो क्या बताएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत कौन सब आएगा, जो कानून बनाएगा, इसमें कानून बनाने में संसद सब आता है। उसके बाद कार्यपालिका में कौन आएगा, जो इस कानून को लागू करेगा, इसमें प्रधानमंत्री आता है। और न्यायपालिका में इसको देखभाल करेगा, जो इसमें पुलिस, कोर्ट, ये सब जो है आए। ये आप लोग समझ गए सरकार के अंग। चलिए, इसको समझ गए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सरकार के स्तर हम लोग देखते हैं। ठीक है, सरकार के अंग देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, सरकार के स्तर देखते हैं। तो देखिए, हमारे देश में सरकार के स्तर को देखते हैं। सरकार जो होता है, हमारे सरकार 3 रूप में बटे होते हैं। हमारे देश में सरकार के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। अगर एक स्तर पर सरकार रहेंगे तो वो मनमानी करेगा, इसलिए हमारे देश में सरकार को कितने स्तर में बांट दिया गया है,
3 स्तर में। देखिए सरकार को हम लोग चुनते हैं, लेकिन सरकार अपना मनमानी करने लगेगा ना, अपने में से मनमानी न करे, इसलिए हम लोग सरकार, हमारे भारत में सरकार को भी किस में बांटा गया है, स्तर में बांट गया और हर स्तर को अपना अपना पावर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा किस स्तर पे कैसे, तो सबसे पहला जो स्तर है सरकार का वह केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कहाँ, यह हम देश का राजधानी में होता है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री आता है। केंद्र सरकार में कौन सा आता है, हमारा प्रधानमंत्री आता है। ये भी एक सरकार है कि नहीं है, ये भी सरकार है, इसके पास भी पावर होता है। उसके नीचे आता है राज्य सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है, केंद्र सरकार में हमारा क्या आता है, प्रधानमंत्री आता है और राष्ट्रपति आता है। कौन आता है, और राष्ट्रपति केंद्र सरकार में आ जाता है ये हमारा। इसके बाद हमारा राज्य सरकार में मुख्यमंत्री आता है और राज्यपाल हो जाता है। क्या हो जाता है, राज्यपाल। ठीक है, केंद्र सरकार जो भी योजना बनाएगा उसको राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, और राज्य सरकार जो भी अपने राज्य की योजना बनाएगा उस पर राज्यपाल साइन करेगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार का अपना पावर है, राज्य सरकार का राज्य में अपना पावर है। उसके बाद एक होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार क्या होता है कि हम लोग देखें, हम लोग पंचायत में, आप लोग गांव में अपने पंचायत में देखें मुखिया होता है, ये भी सरकार है कि नहीं है, ये भी सरकार का अंग है। मुखिया होता है, समिति होता है, सरपंच होता है। अगर आप हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पर मेयर होता है, चेयरमैन होता है। नगर में अगर रहते हैं, नगर निगम में हैं आप, तो वहाँ पे क्या होता है, मेयर होता है, चेयरमैन होता है। वहाँ गाँव और पंचायत में है आप लोग तो क्या होगा, मुखिया और समिति होता है। ये सबका अपना पावर होता है। प्रधानमंत्री का पावर अपने पास है, मुख्यमंत्री का पावर भी अपने पास है, मुखिया के पास भी अपना पावर होता है, चेयरमैन सबका अपना अपना पावर होता है। तो इसमें देखिए कोई एक मजबूत नहीं है। प्रधानमंत्री भी अपने आप पूरा पावरफुल नहीं है, वो चाहेगा जैसा अपने मन से नहीं होगा। फिर मुख्यमंत्री को भी पावर है और मुखिया को भी अपना पावर है। तो देखिए सरकार को बांट दिया गया है, ताकि एक आदमी के पास अगर पूरा शक्ति राजा के पास होता था तो वो अपना मनमानी करता था। इसलिए हमारे सरकार को कई स्तर पर तोड़ दिया गया है। ठीक है, कि इतना मजबूत किसी को रहने ही नहीं दिया गया है कि मनमानी कर ले। समझ में आ रहा है। तो देखिए इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होता है। हालांकि सरकार तो है विभिन्न स्तर पर, लेकिन किस सरकार के पास कितना शक्ति है ये पता, अकेले कोई भी कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए हमारे देश में किसी भी कानून को बनाता कौन है, संसद बनाता है। कौन बनाता है, संसद सब जो होता है, सांसद सब जो जीत जाता है वह सब कानून बनाता है। हाँ, फिर वह कानून बना तो लेगा, लेकिन वह कानून पास नहीं होता जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा उस पर। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति खुद जीत भी नहीं सकता, उसको संसद बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ रहे हैं ना। मतलब अगर वहीं पे देखिए एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला को क्या करता है, कोई मंत्री सब क्या करता है, उसको बर्खास्त भी कर सकता है। लेकिन वही मंत्री जब गलती करेगा तो छोटा सा हवलदार उसको पकड़ लेगा भी। तो ये लोकतंत्र है, इसमें शक्ति किसके पास है पता ही नहीं चलता, शक्ति सबके पास बंटा हुआ है। लेकिन राजतंत्र में पूरा पता था कि शक्ति राजे के पास है, राजा जब चाहे किसी गला को दबोच देता था। तो ये लोकतंत्र शासन का बड़ा व्यवस्था है। अगर पूरा लोकतंत्र को आप पढ़ लीजिएगा ना, तब आपको पूरा संविधान पढ़ने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि शक्ति किसके पास है। राष्ट्रपति के पास अपना पावर है, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो जब तक साइन नहीं करेगा कानून नहीं बनेगा। और प्रधानमंत्री के पास भी अपने पास इसके पास इतना कानून है कि वो राष्ट्रपति को बनाता है, सांसद सब। ठीक है, फिर देखिए मंत्री क्या कर सकता है, किसी को अगर गलती करता है तो किसी को बर्खास्त भी कर सकता है, किसी भी सरकारी अफसर को। और फिर वही सरकारी अफसर अगर प्रधानमंत्री थोड़ा सा गलती करता है तो उस प्रधानमंत्री को भी वो हथकड़ी लगा सकता है। मतलब कहाँ पावर किसके पास है पता नहीं है, सबके पास पावर को बांट दिया गया और ये होना चाहिए, सब खुश है। इसलिए कोई मनमानी अगर चाहेगा अकेले अपना पेट भर ले तो कोई नहीं कर सकेगा। ये राष्ट्रपति गड़बड़ करेगा तो क्या करेगा, सांसद सब उसको खत्म हटा देगा। ठीक है, सांसद गड़बड़ करेगा तो जनता सब उसको नहीं चुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबके पास क्या है, पावर अपना अपना बटा हुआ है, होना भी चाहिए। जैसे आपके यहाँ घर में अगर कोई जमीन जगह है तो सबको बंटवारा, अगर चाहते हैं कि घर बढ़िया से चले तो सब कुछ को बराबर बराबर सब भाई में क्या करना है, बांट लेते हैं। नहीं बांटते, अगर किसी को कम या बेसी देते हैं तो वहाँ पर मारपीट फसाद होता है। ठीक है, कोर्ट पुलिस होता है। ठीक है, और वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, असली देते हैं और नकल लेते हैं। एक बार खाली आप लोग क्या करिए, लड़ाई झगड़ा कर लीजिए अपने घर में। ठीक है, कोर्ट पुलिस हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा असली क्या दीजिएगा, समझ रहे हैं, नकल लीजिएगा। नकल मतलब क्या है, आप केस का नकल निकालते रहिए। आप असली दीजिए रुपया, नकल मतलब समझ रहे हैं, नकली नकल खाली कोर्ट का निकालते रहिए केस का। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, तो अच्छा यही है कि सबको अपना अपना क्या करिए, जिसका जहाँ हिस्सा है उसको बांट दीजिए। क्योंकि देखिए हमारा देश भी इतना बड़ा देश कैसे चल रहा है, संविधान से चल रहा है। सर देखिए सबको हिस्सा दिया गया है। ठीक है, इसलिए कि ये चैप्टर का नाम भी क्या है, अब इस चैप्टर पे हम लोग आप चैप्टर पर आ सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता होता है। सत्ता का मतलब क्या होता है, कुर्सी। क्या होता है, कुर्सी। ये जो देश का जो हमारा सत्ता है, कुर्सी है, क्या किसी एक का है, क्या किसी ब्राह्मण का है, या किसी यादव का है, या किसी मांझी का है, किसका है, सबका है। तो ये देश जो हमारा है क्या सबका है या किसी एक का है,
तो आप लोग कहिएगा कि ये देश सबका है, तो ये देश का जब सबका है तो देश का जो सत्ता मतलब सरकार, सत्ता मतलब सरकार, तो देश का जो सत्ता है यानी सरकार है वो सबको नहीं इसमें साझेदारी होना चाहिए, सबको नहीं हिस्सा होना चाहिए। ये देश जब सबका है तो सबका हिस्सा, राजतंत्र में ना होता था सिर्फ राजा का होता था, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, तो यहाँ पे जो देश का सत्ता है यानी सरकार है उसमें सबको हिस्सेदारी होना चाहिए। सब जाति का, सब धर्म का, सब भाषा का, सब क्षेत्र का लोग को क्या करना चाहिए, वहाँ पर सरकार में मंत्री बनना जरूरी है, ठीक है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आपका, उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता यानी सरकार में सभी का हिस्सेदारी होना जरूरी है, क्योंकि ये देश सबका है तो सरकार सबका होना चाहिए। नहीं तो किसी एक जाति का सिर्फ सरकार होगा तो वह सिर्फ अपने ही लिए सोचेगा और दूसरे जाति के लिए नहीं सोचेगा, और दूसरे जाति के लिए जब नहीं सोचेगा तो दूसरा जाति वाला कहेगा जब तुम्हारे लिए सोचता ही नहीं तो हमको भारत से निकाल दो, हम भारत में तुम्हारा रह के क्या करेंगे, जब तुम्हारा भारत मेरे बारे में सोचना ही नहीं। इससे क्या होगा, हमारा देश क्या हो जाएगा, हमारा देश का एकता और अखंडता टूट जाएगा, हमारा देश क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारा देश नहीं टूटे, हमारा देश ऐसे ही बरकरार रहे, तो इसके लिए हम लोग को लोकतंत्र में जो सत्ता है यानी सरकार है उसमें सबको हिस्सेदारी यानी सबको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, सरकार में भाग लेने का मौका देना है, नहीं तो हमारा देश क्या होगा, टूट जाएगा। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र यानी समझ लीजिए कि हमारा देश का एक कुर्सी है, ये कुर्सी है, इसमें सभी जात को थोड़ा 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 हिस्सा देना है। अगर किसी को हिस्सा नहीं देंगे तो वह अपना कहेगा हम दो अलग देश बन जाएंगे, वो कहेगा हम वो अलग देश बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा इस तरह से हमारा देश फिर से टूट जाएगा और हम लोग फिर किसी का क्या हो सकते हैं, गुलाम हो सकते हैं। तो इसीलिए सीधे आप ही बताइए ना, आपके घर में अगर कोई भी चीज़ है तो क्या सब भाई को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर घर में शांति चाहते हैं तो ठीक है, तो सबको बराबर मिलना चाहिए। इसी तरह हमारा देश का जो सत्ता यानी सरकार है उसमें सभी को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अगर नहीं देगा कोई हिस्सेदारी तो मार फरसाद होगा, पता है, लाठी चलेगा, भाला चलेगा, फरसा चलेगा, कोर्ट कचहरी होगा, और इससे नुकसान किसका होगा, घर का ही होगा। तो इसी तरह से हमारे देश का सत्ता में अगर हिस्सा सभी जाति धर्म सभी क्षेत्र के लोगों को, बिहारी पंजाबी तमिल सभी को नहीं दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, मार फसाद होगा, हमारा देश टूट जाएगा। वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग कहिएगा सत्ता का साझेदारी नहीं होगा तो क्या होगा, जबरदस्ती दिल्ली वाला सब रख लेगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए जबरदस्ती अगर दिल्ली वाला रखेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं, दो देश का स्थिति पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे बेल्जियम में सत्ता का साझेदारी हुआ था। बेल्जियम में दो तरह के लोग रहते थे, वो दोनों को सत्ता में क्या दिया, सरकार में हिस्सा दिया वहाँ के लोगों ने। संविधान बार बार वहाँ पर लिखा गया, चेंज किया गया और दोनों को हिस्सा दिया गया। वहीं पे बगल में श्रीलंका एक देश है, यहाँ पर सत्ता में साझेदारी देवे नहीं किया, किसी की संख्या कम था, कहा है भागो ना, तुमको कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ नतीजा, देखिए। तो हम लोग बेल्जियम और किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कि बेल्जियम सत्ता में साझेदारी करता है, अर्थात सभी को हिस्सा देता है, और श्रीलंका सभी को हिस्सा नहीं देता। श्रीलंका में सिंहली भाषा वाला लोग ज़्यादा है, तमिल भाषा वाला लोग कम है, तमिल वाला को ही नहीं दिया सत्ता में साझेदारी, और तमिल वाला मारपीट शुरू किया, और श्रीलंका अभी अविकसित है। और बेल्जियम देखिए एक छोटा सा देश है, लेकिन यह सत्ता में साझेदारी देगा, है दुनिया में विकसित देश में है। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सत्ता में ये क्यों बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग देखेंगे बेल्जियम अपना सत्ता में सभी को हिस्सा देता है, सभी जात को, सभी धर्म सभी भाषा के लोग को, और श्रीलंका नहीं देता है। यहाँ पर सिंहली भाषा के लोग ज़्यादा है तो सोचा हम ही लोग पावरफुल है, ये तमिल वाला को नहीं देता है हिस्सा। इसलिए क्या होता है, इसका हाल क्या होता है, इसका हाल क्या होता है, ये देखना है हम लोग को। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले बेल्जियम की स्थिति पढ़ते हैं। तो देखिए बेल्जियम को हम लोग पढ़े, इससे पहले देखिए बेल्जियम की स्थिति के बारे में देखिए। बेल्जियम यूरोप का एक क्या है, यूरोप का एक देश। आप लोग यूरोप महादेश अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे यूरोप के राष्ट्र जिसमें इटली जर्मनी ऑस्ट्रिया ये सब पढ़ रहे थे, यूनान पोलैंड हंगरी सब बोहेमिया सब के बारे में पढ़े थे। तो ये बेल्जियम भी क्या है, बेल्जियम भी क्या है, यूरोप का एक देश है, और ये बहुत छोटा देश है, इतना छोटा देश है, इतना छोटा देश है कि हमारा हरियाणा जो है, हरियाणा के क्षेत्रफल से भी इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। हरियाणा के क्षेत्रफल से भी इसका क्षेत्रफल क्या है, हरियाणा के क्षेत्रफल हमारा 44,212 किलोमीटर है, 212 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका कितना है 30,588 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए ये हमारा एक कितना छोटा देश है बेल्जियम, देखिए कितना छोटा देश है। हमारा भारत का एक छोटा सा राज्य हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है। लगभग आबादी कितना, जनसंख्या कितना, लगभग 1 करोड़, बस 1 करोड़ आदमी है इस देश में। इसका राजधानी कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी बताइए कहाँ है, ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स है। तो समझ में आ रहा है ये यूरोप का एक देश है, इसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा से भी एक देश है, जबकि हरियाणा हमारे देश का एक छोटा सा राज्य है, उससे भी कम है, ठीक है। आबादी लगभग 1 करोड़ है, राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है। इस चीज़ को समझ गए, स्थिति समझ गए, यूरोप का देश हरियाणा से छोटा, जनसंख्या कितना 1 करोड़, राजधानी कहाँ, ब्रुसेल्स। हरियाणा की राजधानी कहाँ बताइए, कहाँ है,
चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ गए। तो अब देखिए, ये समझ गए, थोड़ा सा समझ गए ना बेल्जियम के बारे में। यूरोप का देश है, क्षेत्रफल हरियाणा से कम है, ब्रुसेल्स राजधानी है, ठीक है, आबादी 1 करोड़ है। तो वहाँ का जातीय बनावट क्या, कोई भी देश ऐसा है दुनिया में जहाँ केवल एक ही जाति के लोग हो? हर देश में अलग अलग जाति के लोग होते हैं। तो ये आप देखिए, हम लोग क्या पढ़ने में, जातीय बनावट, यानी कि वहाँ पे किस तरह का जाति है। कहाँ? बेल्जियम को ही पढ़ रहे हैं लोग। बेल्जियम में जातीय बनावट हम देखते हैं, उसमें किसकी जाति का लोग कितना है। देखिए, तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम देश जो है मुख्य रूप से समझिए कि 2 भाग में बटा हुआ। कितने भाग में? एक फ्लेमिश इलाका, एक छोटा सा तो देश ही है, ठीक है। 2 इलाका में बटा है, फ्लेमिश इलाका कौन सा, दूसरा बेलेनिया इलाका, ठीक है। तो देखिए, जो फ्लेमिश इलाका है उसमें 59% डच भाषा बोलने वाला लोग है। कितना प्रतिशत? 59%। फ्लेमिश इलाका में 59% लोग किस भाषा को बोलता है? डच भाषा को। अब बेलेनिया इलाका में 40% लोग किस भाषा को बोलता है? फ्रेंच भाषा को, हाँ। और 1% लोग जर्मन भाषा को क्या करता है? बोलता है। देखिए, 40, 41 और 59, कितना हुआ? 100% हुआ। तो इसमें देख समझ में आ रहा है आप लोग को, 59% लोग डच भाषा बोलता है, जो किस इलाका में रहता है? फ्लेमिश इलाका में। 40% लोग किस भाषा को बोलता है? फ्रेंच भाषा, जो कि बेलेनिया इलाका में रहता है। और 1% लोग जर्मन भाषा वहाँ पे बोलता है, ठीक है। राजधानी अब कहाँ है? कहाँ है बताइए? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स बारे में आप थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। राजधानी में आते हैं हम लोग। कहाँ आते हैं? राजधानी में। तो राजधानी में क्या है कि यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलता है राजधानी में। देखिए, जबकि बेलेनिया इलाका में 40 ज़्यादा, बेल्जियम में ज़्यादा किस भाषा को बोलने वाला लोग है? डच भाषा को बोलने वाला। लेकिन वो कहाँ रहता है? फ्लेमिश इलाका में। और 40% ही फ्रेंच भाषा बोलने वाला वो बेलेनिया इलाका में रहता है, और 1% जर्मन भाषा बोलने वाला है। लेकिन अब राजधानी का बात अगर किया जाए, राजधानी में क्या है? तो राजधानी में 80% फ्रेंचे बोलने वाला है, जो कि पूरे देश में 40% है। लेकिन राजधानी सिर्फ ब्रुसेल्स का बात किया जा रहा है। जैसे हमारा देश सिर्फ भारत में नई दिल्ली का अगर बात किया जाए सिर्फ, तो यहाँ पे अगर सिर्फ राजधानी ब्रुसेल्स का बात किया जाए तो यहाँ पे 80% को फ्रेंच भाषा बोलने वाला लोग। राजधानी का बात प्रॉपर किया जा रहा है, यहाँ पे पूरे देश का बात किया जा रहा है। अब सिर्फ राजधानी की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है? ब्रुसेल्स में 80% किसको बोलने वाला है? फ्रेंच है। और 20% यहाँ पे देखिए, पूरे देश में डच बोलने वाला भाषा संख्या क्या है? डच भाषा बोलने वाला की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर राजधानी की बात करें, किसी भी देश में राजधानी मुख्य होता है, मेन होता है, प्रमुखता होता है उसका। तो यहाँ पर राजधानी की बात किया जाए तो जो कि फ्रेंच भाषा पूरे बेल्जियम में कम है, लेकिन राजधानी में उसका बोलने वाला लोग का संख्या ज़्यादा है। जबकि डच पूरे बेल्जियम में ज़्यादा है, लेकिन राजधानी में इसका संख्या क्या है? कम है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, ये समझ गए। चलिए, इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं। तो ये देखिए, देखते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से आप लोग क्या कीजिए, देखिए। तो ये हमारा देख रहे हैं, ये जो इलाका है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये नक्शा हमारा किसका नक्शा है? बेल्जियम का नक्शा है। किसका नक्शा है? ये बेल्जियम का नक्शा है। ये बेल्जियम हमारा यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप महादेश में है, ठीक है। यूरोप महादेश में है। हरियाणा से भी क्या है? ये छोटा है। आबादी कितना है इसका? 1 करोड़। राजधानी कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स। राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स, ठीक है। ये फ्लेमिश इलाका है। यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोग कितना परसेंट है? 59%। ये नीचे में बेलेनिया इलाका है। यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग का संख्या कितना है? 40%। ये राजधानी ब्रुसेल्स है। ये राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। यहाँ का बात आप करते हैं, ब्रुसेल्स का बात करते हैं। देखिए, राजधानी ब्रुसेल्स में 80%, अब क्या बोल रहा है लोग? राजधानी ब्रुसेल्स में 80% किस भाषा को बोलने वाला लोग है? फ्रेंच भाषा को, है कि नहीं है? और 20% ही किसको बोलने वाला है? डच को बोलने वाला है। जबकि देखिए, फ्लेमिश इलाका जो ऊपर में देख रहे हैं ना, फ्लेमिश इलाका लिखा हुआ है, यहाँ पे डच भाषी 59% है। अब बेलेनिया इलाका में क्या है? फ्रेंच 40% है। ये राजधानी जो ब्रुसेल्स है, यहाँ पे इसका अगर बात करें सिर्फ राजधानी का, उसमें 80% फ्रेंच है, जबकि फ्रेंच जर्मनी में पूरे बेल्जियम में 40% है, ठीक है। वो राजधानी में क्या है? फ्रेंच ज़्यादा है। डच पूरे फ्लेमिश इलाका में डच 59%, लेकिन राजधानी में इसका संख्या क्या है? कम। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं?
पूरे का पूरा बेल्जियम मुख्य रूप से 2 भाग में बटा हुआ। ऊपर का जो देख रहे हैं ये कलर आप लोग फ्लेमिश इलाका है, यहाँ पर डच भाषा बोलने का लोग रहता है 59% है वो, ठीक है। नीचे का जो लाल रंग का इलाका देख रहे हैं बेलेनिया इलाका, यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाला लोग है वो 40% है, ठीक है। अब हम लोग राजधानी है कहाँ, ब्रुसेल्स है, ये देखिए राजधानी है। राजधानी की अगर ब्रुसेल्स का बात करें तो यहाँ पे जबकि पूरे बेल्जियम में ज़्यादा तो डच भाषा बोलने वाला 59%, लेकिन अब राजधानी का केवल हम बात करें तो राजधानी में 80% फ्रेंच बोलने वाला है, जो कि पूरे देश में कम, ठीक है। और जो कि डच भाषा बोलने वाला का संख्या ज़्यादा है 59% फ्लेमिश इलाका में, उसका संख्या यहाँ पे राजधानी में कम हो जाता है। इतना आप लोग समझ में आ गया? इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए क्या समझ में आ गया? तो हम लोग ये समझे कि बेल्जियम क्या है, एक यूरोप का देश है, बहुत छोटा देश है। इतना छोटा देश है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, हमारे हरियाणा से भी कम है। इसका आबादी कितना है, 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ है। और ये क्या है, यहाँ पे 2 तरह के भाषा को बोलने वाले लोग हैं, एक डच एक फ्रेंच। डच भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो फ्लेमिश इलाका में रहते हैं और उसका संख्या 59% है। और बेलेनिया इलाका में जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसका कितना परसेंट है, 40% है। और 1% जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग हैं। अब बात करते हैं हम लोग राजधानी ब्रुसेल्स है इसका। ब्रुसेल्स में क्या है कि फ्रेंची बोलने वाला की संख्या 80% है, डच बोलने वाला की संख्या कितना है, 20% है। अगर इस बात को आप समझ गए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें किसको देख रहे हैं, 2 देश को पढ़ रहे हैं। बेल्जियम का स्थिति आप लोग देख लिए क्या क्या है। अब नतीजा अब आके देखिएगा, क्या बेल्जियम में विविधता है कि नहीं है, अलग अलग बात है। कहीं पे डच ज़्यादा है, कहीं फ्रेंच भाषा है, राजधानी में फिर फ्रेंच ज़्यादा है ना। तो विविधता तो है, लेकिन देखते हैं, देखिए इतना समझ में आ गया बेल्जियम को। तो अब आइए श्रीलंका में भी देखते हैं, फिर नतीजा देखते हैं। ये दोनों में देखिए ये फिर बेल्जियम में देखेंगे हम लोग कि डच वाला फ्रेंच वाला कितना अच्छा से तालमेल कर लेगा, संविधान में दोनों क्या करेगा, वो दोनों को अधिकार देगा और सरकार में दोनों हिस्सा लेगा। और आज बेल्जियम बहुत विकसित है। अब वहीं पर श्रीलंका में आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका तो है, देखिए ये क्या है हमारा, ये तो श्रीलंका है। श्रीलंका ये देखिए श्रीलंका, ये तो ऐसे भी इंडिया से लटकल रहता है कि नहीं। इंडिया के नक्शा में देखिएगा जब तो इंडिया में लटकल है बगल में ही, ठीक है। वैसे भी तमिलनाडु से हमारा श्रीलंका की दूरी बहुत कम है। वहाँ पर राम जी क्या किया था, सीता जी को खोजने के लिए वहाँ पुल भी बनवा दिया था, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा देश है, इंडिया से लटकल लगता है नक्शा देखने पर आपको। तो आइए थोड़ा सा हम श्रीलंका की स्थिति को क्या करते हैं देखते हैं। अगर आप लोग बेल्जियम को समझते हैं, आइए श्रीलंका का। ये श्रीलंका क्या है, एशिया का द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब ये बीच में छोटा सा देश है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, द्वीपीय देश है। इसका आबादी देखिए 2 करोड़ है। देखिए बेल्जियम से बड़ा है डायरेक्ट बेल्जियम से क्या है, बेल्जियम का आबादी कितना था, 1 करोड़ है। इसका आबादी कितना है, 2 करोड़। तो ये तो बड़ा है बेल्जियम से। अब जातीय बनावट देखिए, उसका जातीय बनावट क्या देखे थे हम लोग, फ्लेमिश इलाका में डच भाषा 59%, नीचे का बेलेनिया इलाका में फ्रेंच भाषा 40% और राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा 80% और डच भाषा 20%, ठीक है। इसका जातीय बनावट एक बार देखिए। चलिए आते हैं हम लोग श्रीलंका में। श्रीलंका में देखिए किस तरह का जातीय बनावट, मतलब श्रीलंका भी एक देश है तो केवल एक ही भाषा के लोग, एक ही जाति के लोग, एक धर्म के लोग तो नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब अलग अलग हैं तो जातीय बनावट आइए हम श्रीलंका में देखते हैं। श्रीलंका में कई जातीय समूह हैं। श्रीलंका में भी बहुत सारा जाति है, ठीक है। सिंगली जाति है, वहाँ पर मेन श्रीलंका का सिंगली जाति होता है। ये 74% है अधिकतर, और ये सब जगह बौद्ध धर्म को मानता है। तो श्रीलंका में 74% सबसे ज़्यादा किसका संख्या है, किस जाति का, सिंगली जाति का। किस जाति का, सिंगली जाति का। किस जाति का, सिंगली जाति का, ठीक है। ये सिंगली भाषा बोलता है, इसका संख्या 74% है श्रीलंका में। और ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाला है। किस धर्म को, तो हम लोग समझ गए अभी तक कि श्रीलंका में सिंगली जो है 74% है। ये सब क्या है, बौद्ध धर्म वाला है, बहुत ज़्यादा है। अब बचा क्या, 74। अब 100 में से 74 चला गया, कितना बचा जल्दी बताइए, 18। चलिए 18 बचा, 18 बचेगा, कितना बचेगा जल्दी से बताइए। 74%, अब कितना बचा, शेष आपको बच गया कितना बचेगा, 26। चलिए तो यहाँ पे क्या है कि सिंगली भाषा बोलने वाला 74% है, अब बच गया आपको 26%। अब 26% में देखिए तमिल भाषा बोलने वाला लोग है 18%। कितना है, तमिल भाषा बोलने वाला कितना है, 18%। उसके बाद ये तमिल बोलने वाला जो 18% है, इसमें देखिए हिंदू भी है। ये 74% में सब का सब क्या है, बौद्ध ही है, क्या है, बौद्ध धर्म वाला है। ये 18% जो तमिल भाषा बोलता है, जो हमारा तमिलनाडु हमारे इंडिया में बोला जाता है भाषा। ये तमिल बोलने वाला में देखिए 18% में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अन्य जाति, ईसाई, क्या क्या सब है, ठीक है। अब ये तमिल भी 2 तरह का है, आपको बताते हैं, सुनिए। तमिल भी 2 तरह का है। तमिल भाषा बोलने वाला लोग 2 तरह का है। एक तो मूल तमिल का मतलब जो है श्रीलंका का ही और तमिल भाषा बोलता है, वो 13% है। तो 18 में से 13% तो मूल तमिल है, वहाँ का जो वही श्रीलंके का है, लेकिन तमिल भाषा बोलता है, ठीक है। जैसे कि हमारे बिहार का बात किया जाए, यहाँ पर भी भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं ना,
बहुत सारा बर्मा से भी आए हैं, इंदिरा गांधी लाई थी तो वो भी भोजपुरी बोलता है, और यहाँ का भी पहले से कुछ कुछ है तो वो भी भोजपुरी बोलता है, लेकिन मूल जो यहाँ का पहले से वो हुआ, ठीक है। उसी तरह से तमिल 18% बोलने वाला जो है वहाँ में, उसमें मूल तमिल है जो श्रीलंके का है मेन मुख्य रूप से, और तमिल भाषा बोलता है 18% है, अरे 18 नहीं 13% है। अब बच गया कितना, अब 18 में से 13 गया था 5%। अब 5% जो भारतीय तमिल, आप कहिएगा तो भारतीय तमिल वहाँ पे क्या करने गया था, तो भारतीय तमिल गया था इसलिए क्योंकि जब हमारा जो अंग्रेज जब इंडिया को गुलाम बनाया था तो यहाँ से बंधुआ मजदूर को आदमी को खरीद लेता था उस आप, जैसे हम लोग नहीं खरीदते बाजार में खस्सी बकरी, वो उसको खरीद लेता था, ठीक है, इतना रुपया देता था वो ले जाता था, और श्रीलंका को भी गुलाम बनाया था उस समय अंग्रेज। तो यहाँ से आदमी सबको पकड़ पकड़ के खरीद करके बंधुआ मजदूरी के रूप में श्रीलंका लेके चला गया, वहाँ पे जंगल कटवाता था, खेत बनवाता था, फैक्ट्री बनवाता था। और फिर जब उसके बाद जब श्रीलंका क्या हुआ, श्रीलंका भी 1948 में आज़ाद हो गया। हम लोग का देश कब हुआ आज़ाद, 1947 में, 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हो गया। तो श्रीलंका जब आज़ाद हो गया तो अंग्रेज सब जब भाग गया, तो ये सब जो हम लोग गया था यहाँ से पकड़ पकड़ के लेके सबको, वो सब वहीं रह गया, वहाँ अच्छा लगा, किसी को प्यार मोहब्बत हो गया, शादी विवाह हो गया, अभी वहीं के लड़की उड़की से, तो वहाँ पे बस गया। तो ये 5% जो तमिल बोलने वाला हमारा इंडिया का तमिलनाडु है ना, श्रीलंका के बगल में तमिलनाडु है ना, दक्षिण में जाइएगा तो तमिलनाडु है हमारा, भारत के दक्षिण में तमिलनाडु, उसके बाद श्रीलंका है ना समुद्र के उस पार, तो वहीं का लोग सबको पकड़ पकड़ के ले गया था अंग्रेज, बंधुआ मजदूरी के रूप में खरीद करके ले गया था वहाँ काम करवाने के लिए। जब वो आज़ाद हो गया श्रीलंका तो सब क्या लौट के आएगा यहाँ पर, तब तक इसको कोई चिंता ही नहीं, उतना दिन हो गया। अब वो सब वहीं पे शादी ब्याह कर लिया, वहीं पे क्या करने में रहने लगा। तो ये 5% भारतीय तमिल है, इसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, मतलब इसको बंधुआ मजदूर मतलब खरीद लिया था, बांध लिया था कि तुमको हम क्या करते हैं। तो समझ गए कि कितने क्या था, 5% जो तमिल था वो बंधुआ मजदूर था, जो कि इंडिया से अंग्रेज इसको वहाँ पर ले गया था और भाग गया अपना, इस सबको छोड़ दिया वहीं पे, ठीक है, और ये सब वहीं रस बस गया, ठीक है, ये समझ गया। और ईसाई यहाँ पे 7% था, तो समझ गए। इस तरह से देखिए आप लोग क्या हुआ, श्रीलंका का जातीय बनावट आप लोगों को समझ में आ गया, तो बोलिए हाँ समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे मूल रूप से तमिल कितना परसेंट है, 74%। इसके बाद 18% तमिल नहीं है, सिंगली कितना है, 74%। सिंगली कितना, 74%, जो किस धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को मानता है। तमिल भाषा बोलने वाला कितना है, 18%। अब इसमें भी लफड़ा है, इसमें लफड़ा क्या है कि 13% जो है वो मूल तमिल है, वो श्रीलंका का लोग है लेकिन तमिल भाषा बोलता है। अब 5% तमिल जो है वो भारत का है, जो अंग्रेज ले गया था, हाँ, इसको हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। और ये 7% क्या है, ईसाई है, ठीक है। तो समझ में आप लोग को क्या हुआ, आ गया पूरा इस तरह से, ठीक है। आप अब जोड़ लीजिएगा सबको, शायद 99 पूरेगा, 99 अगर पूरेगा तो 1% क्या होगा, और भी किसी तरह का भाषा को बोलने वाला वहाँ पर होगा। तो इस तरह से आपने श्रीलंका के बारे में समझ लिया पूरा कि 74% क्या है, सिंगली भाषा बोलने वाला लोग है, और वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, ठीक है। उसके बाद तमिल, मुख्य रूप से 2 भाषा है वहाँ पे, मुख्य रूप से कितना भाषा है श्रीलंका में, एक सिंगली दूसरा तमिल। सिंगली 74%, बौद्ध धर्म, और उसके बाद तमिल 18%, इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम सब जात है, ठीक है। और ये सिंगली जो 18%, इसमें भी 13% मूल तमिल है वहाँ का, और 5% हमारा भारत का बंधुआ मजदूर वहाँ पर है, ठीक है। हाँ, 7% क्या है, ईसाई है। तो ये आपने देखा श्रीलंका का, श्रीलंका भी समझ गए। देखिए विविधता श्रीलंकों में है, और देखा आपने विविधता बेल्जियम में भी है। अब आइए दोनों का देखते हैं, दोनों ने नतीजा क्या क्या हुआ, क्या सब हुआ, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जातीय बनावट आप श्रीलंका का भी देख लिया, आप लोग बेल्जियम भी देख लिए थे। 2 तरह का भाषा था, डच और फ्रेंच, ठीक है। डच भाषा पूरे देश में बोलने वाला लोग ज़्यादा था, 59%। फ्रेंच बोलने वाला 40% था, लेकिन राजधानी में फ्रेंच ज़्यादा था, डच क्या था 20% कम था। चलिए उसी तरह से श्रीलंका में सिंगली ज़्यादा है, तमिल कम है। यहाँ पे देखते हैं आप दोनों का कंपेयर करेंगे दोनों देश में, कि देखिए दोनों देश अब किस तरह से इसको, विभिन्नता तो है, अलग अलग तो है, सरकार बनाने के लिए दोनों में लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है। वहाँ भी डच और फ्रेंच में होता है, यहाँ भी सिंगली और तमिल में 18% है, तो यहाँ भी होता होगा। लेकिन देखिए वहाँ का सरकार ने किस तरह से दोनों को मिलाता है, बेल्जियम का, या किस तरह से यहाँ पे श्रीलंका का जो है सरकार में दोनों का हिस्सा दिया जाता है कि नहीं, तमिल और सिंगली को। तो किस तरह से देश का क्या स्थिति, तो देखिए आप बेल्जियम में सत्ता का साझेदारी देखते हैं। अब बेल्जियम में देखते हैं तो देखिए, तो बेल्जियम क्षेत्रीय अंतर और विविधता को स्वीकार है। बेल्जियम जो है वो, उसका जो क्षेत्र में अंतर था, क्या अंतर था, अंतर था कि उसका फ्लेमिश इलाका में डच बोलने वाला की संख्या क्या था, ज़्यादा था, और बेलेनिया इलाका में फ्रेंच बोलने वाला की संख्या कितना था, 40% था। और राजधानी का बात अगर किया जाए तो राजधानी में फ्रेंच बोलने वाला की संख्या कितना था, 80 था, और डच वाला का 20 है। तो ये अंतर था कि नहीं, और इस अंतर को उसने बेल्जियम ने स्वीकार किया कि हाँ हो सकता है किसी भी देश में होता है कि कहीं पूरे देश में फ्रेंच कम है, राजधानी में ज़्यादा है, तो ये अंतर को हम मानते हैं, कोई बात नहीं है, होता है, अधिकार हम दोनों को सरकार में
बराबरी देंगे। क्या करेंगे? भले फ्रेंच पूरे देश में कम हो, राजधानी में ज़्यादा हो, डच भले पूरे देश में क्या हो, ज़्यादा है, राजधानी में कम हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम अधिकार दोनों को बराबर देंगे, सरकार में मौका दोनों को बराबर देंगे, दोनों को मंत्री को हम बनाएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छा काम किया, बोलिए इसके लिए हम बेल्जियम का पीठ थपथपाएंगे कि नहीं? बहुत अच्छा किया। इसके बाद दूसरा क्या किया कि 1970 से 1993 के बीच कितना साल हुआ बताइए? 1970 से 93 कितना साल हुआ बताइए, जल्दी बताइए। 23 साल। 23 साल में से संविधान को 4 बार संशोधन किया। संशोधन मतलब बदला। 4 बार संविधान को इसने क्या किया? संशोधन किया। संशोधन का मतलब बदला। इसमें लगा कि नहीं अब बदलना चाहिए, कोई भी नया चीज जोड़ना चाहिए, तो इसने बदल के क्या किया? दोनों को मिलाने के लिए बदला। संविधान को शौक से नहीं बदला, शौक से कुछ अलग चीज नहीं लिखा इसने, इसलिए लिखा था कि सबको क्या किया जाए? एक किया जाए। ये किया और सभी लोग वहां पर मिलजुल कर क्या करने लगे? रहने लगे। और क्या किया? केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो तथा दोनों की सहमति से कानून पारित हो। अब देखिए, केंद्र में यानी कि राजधानी ब्रुसेल्स में संख्या तो फ्रेंच का ज्यादा था, जबकि पूरे देश में डच का संख्या ज्यादा था। तो इसलिए कहा कि कैसे होगा ऐसा कि देश में डच ज्यादा है, पूरा राजधानी में फ्रेंच ज्यादा है, तो इसलिए कहा चलो राजधानी ब्रुसेल्स यानी केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों के मंत्री का संख्या समान कर दो, और जो भी कानून बनेगा दोनों के सहमति से बनेगा, बिना एगो के मर्जी से कोनो कानून बनेगा ही नहीं, ताकि दोनों में मारपीट हो। कितना अच्छा बात कर रहा है बेल्जियम है। और राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाया, वहां पे दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया, और राजधानी में अलग से एक सरकार और बनाया, वहां पे भी दोनों को क्या किया? अधिकार समान दिया है। कहने का मतलब सभी तरह का झगड़ा के जड़ को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और सामुदायिक सरकार का गठन हुआ। सामुदायिक सरकार का मतलब पूरे जो समाज के बारे में सोचे हैं, ये सब गठन वहां पर किया। बहुत अच्छा काम किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा पता है क्या हुआ? आज बेल्जियम एक विकसित देश है, एक अच्छा राष्ट्र है, किसी चीज का कमी नहीं है उसके पास, किसी के आगे हाथ लोटा नहीं फैलाता है। इसका नतीजा हुआ। देखिए, इसके पास विविधता नहीं था क्या? था कि नहीं था? अंतर था कि नहीं? मारपीट होने वाला चांस था कि नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन इसने इस सब चीज को स्वीकार किया, संविधान में संशोधन किया, सबको हिस्सा दिया है। और इस तरह से आज बेल्जियम, इसका नतीजा क्या है कि एक विकसित राष्ट्र है। वहीं पर अब देखिए श्रीलंका में कोई बहुत बड़ा विविधता नहीं था, चाहता तो वो तमिल को समेट सकता था, लेकिन इसने क्या किया? श्रीलंका ने देखिए क्या किया। तो श्रीलंका में सत्ता याद रखिएगा इस चीज को, श्रीलंका में सिंहली कितना परसेंट? 74 था। ये बौद्ध धर्म को मान रहा था। और तमिल 18% था, जिसमें 13 क्या था? मूल था, और 5% क्या था? भारतीय बंधुआ मजदूर था। ठीक है। अब देखिए, आजाद कब होता है? 4 फरवरी 1948 को। बोले तो भारत एक साल बाद ये आजाद हो गया। तो आज आजाद हुआ, कम दिन तो नहीं ना हुआ इसका। श्रीलंका बहुत दिन पहले आजाद हो गया, भारत के साथ ही आजाद हुआ, 1 साल बाद हुआ। लेकिन आज वो बहुत गिरल है, बहुत नीचे है। क्यों है? देखिए कारण, देखिए इसका सोच घटिया है। उसने सोचा कि तमिल 18% है तो क्या हुआ, उसको कुचल दो, दाब दो। सिंगली सबको वहाँ पे आरक्षण दिया, पावर मिलाया, सब हर जगह नौकरी में सब में सिंगली को ज़्यादा पावर। अब वहाँ पर अब तमिल क्या रुकेगा? वो लड़ाई करेगा ना, मारपीट किया, अपने में फंस गया, पूरा देश बर्बाद हो गया। तो वही तो देखिए, तो 1956 में सिंगली को, और ये क्या करता है 1956 में, जैसे ही देश आजाद हुआ 48 में, कुछ दिन के बाद 56 में क्या करता है? सिंगली को राष्ट्रभाषा, तमिल का कोई वैल्यू नहीं, जबकि वो 18% है। सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज सब में सिंगली को छूट, आरक्षण। 18-20 नंबर में, अगर मान लीजिए 100 नंबर में 50 में सिंगली पास, तो तमिल को 80 नंबर में लाओ, तब तुम पास होगा। हर जगह छूट दिया, नौकरी उकरी में सब जगह है। बौद्ध धर्म को संरक्षण, अब बौद्ध धर्म को ज़्यादा वैल्यू देने लगा वहाँ पे, क्योंकि 74% लोग किस धर्म को मानने वाला था? सिंगली भाषा वाला लोग बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को ज़्यादा वैल्यू, पाकिस्तान की तरह इस्लाम वाला है, इस्लाम जिंदाबाद है, वैसे ही सेम कहानी। और देखिए, जो भी धर्म को कहते आ रहे हैं हम बहुत दिन की, धर्म पे जो भी सर पे सवार करेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो श्रीलंका हो कि चाहे पाकिस्तान हो, वह देश बर्बाद हो जाएगा। वह देश कटोरा लेकर के भीख मांगेगा जो धर्म को ज़्यादा वैल्यू देगा। ठीक है, धर्म से ज़्यादा संविधान को वैल्यू देना क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ को पाकिस्तान नहीं समझा। देखिए उसका हाल है। आज जो पेट्रोल हमारे देश में 110 रुपया है, वहाँ पे 200-300 रुपया लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जो गाड़ी हम लोग का, जैसे स्कॉर्पियो हम लोग 16-17 लाख में आता है ना, वहाँ पे 30-35 लाख उसका कीमत है। तो इसलिए धर्म को कपार पर चढ़ाना नहीं है। धर्म इंसान ने बनाया है, धर्म इंसान नहीं बनाया है, धर्म ने इंसान को नहीं बनाया है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो वहाँ पर एक धर्म को वैल्यू नहीं देना। हमारा इंडिया भी
हिंदू राष्ट्र बनने के चक्कर में हम सुनते बहुत सारे लोग कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो फिर पाकिस्तान की तरह कटोरा भी हाथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी अल्पसंख्यक में 15% मुस्लिम भी है इंडिया में। उसको अगर नहीं जो समझा, राजनीति नहीं पढ़ा है, जो श्रीलंका की स्थिति को नहीं पढ़ा है, देखिए यहाँ तमिल को वैल्यू नहीं दिया गया था। आज देखो श्रीलंका का हालत, आज हमारे भारत में भी अगर मुस्लिम को अगर वैल्यू नहीं दिया जाएगा इस तरह से, भारत भी कटोरा लेकर के एक दिन घूमेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी कोई भी हो, छोटा हो, वैल्यू सबको देना जरूरी होता है। तो इसने क्या किया, अब नतीजा क्या हुआ देखिए, क्या क्या श्रीलंका ने सही किया, क्या श्रीलंका ने सही किया? कुछ भी सही नहीं किया, सब कुछ सिंगली के पक्ष में, राष्ट्रभाषा सिंगली, स्कूल कॉलेज में सिंगली, बौद्ध धर्म को बचाओ, सब कुछ। यही बेचारा सब जो 18% जो तमिल बोलने वाला है, हिंदू मुस्लिम सब था, वो सबका कोई वैल्यू नहीं, ईसाई का कोई स्थान नहीं है यहाँ पर धर्म का। अब देखिए नतीजा क्या होता है, बेल्जियम का नतीजा क्या देखिए, बड़ा अच्छा विकसित राष्ट्र है। अब इसका नतीजा देखिए, अब तमिल सब बेचारा, जब इसके साथ अन्याय हुआ है, क्या इसका देश नहीं था? तमिल जो है, मूल तमिल 13% तो था। भारतीय तमिल भी अगर रस बस गया तो उसका भी तो वह मातृभूमि है। ईसाई का जो 7% उसका भी तो तमिल था, उसका वैल्यू कहाँ हुआ? बौद्ध धर्म को सिर्फ संरक्षण दे दिया गया। सिंगली भाषा और राष्ट्रभाषा, तो उसका भाषा का कहाँ दर्जा मिला? उसके साथ तो कहीं ना कहीं भेदभाव। जैसे ही भेदभाव हुआ तो तमिल जो पूरा जो तमिल था कितना, 18, मूल तमिल 13%, बंधुआ तमिल 18, सब तमिल मिलकर एगो वहाँ पर उग्र संगठन जो मार पीट करेगा, मारेंगे, भाला भोंक देंगे, ऐसा संगठन बना लिया। उग्र संगठन जो मार पीट करने पर तैयार रहेगा हमेशा, ऐसा उसने संगठन बनाया जिसका नाम था लिटरेट। लिट्टी नहीं समझिएगा, लिटरेट क्या है? लिटरेट, यहाँ समझ लेगा लोग से, लिटरेट LITTE, लिट्टे, लिट्टे या लिटरेट कहिएगा, लिट्टी नहीं समझना है इसको। लिट्टे, लिट्टे जिसका फुल होता है लिब्रिकेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, इताम, ये संगठन बना लिया उसने। तो सभी तमिल ने, 18% तमिल ने एक उग्र संगठन, यानी जो मार काट करेगा, कहा मार काट करना है इस सिंगली सबको, ये श्रीलंका में अब हम लोग मार काट करेंगे, उसके लिए एक संगठन बना लिया लिट्टे, ठीक है। और दोनों समुदाय में, दोनों समुदाय कौन सा? सिंगली और तमिल। सिंगली हालांकि ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 74% है। कितना ज्यादा है? और तमिल कितना है? 18% है। ये दोनों में टकराव होने लगा, मारपीट हर जगह होने लगा, क्योंकि संगठन ने उग्रे बनाया था, मारे पीट के लिए संगठन बनाया था। जहां पे मारपीट हुआ, कम में था तो क्या हुआ, फोन कर देता था, तुरंत सब वहां पहुंच जाता था। टकराव हो गया। अब गृह युद्ध समझते हैं, गृह युद्ध क्या हुआ? अब देखिए इसका घरे में, जब श्रीलंका में तमिल और सिंगली लड़ रहा है तो घरे में युद्ध नहीं हो गया श्रीलंका में। अब श्रीलंका किसी पाकिस्तान से लड़ता, इंडिया से लड़ता, तब नहीं वो युद्ध, या गृह युद्ध हो गया उसी का। अब मान लिया बिहार और यूपी लड़ने लगे तो ये भारत के लिए गृह युद्ध नहीं हुआ, घरे का ना युद्ध हो गया। एक घर में दो भाई लड़े तो इसको क्या कहिएगा? गृह युद्ध। गृह युद्ध हो गया, मतलब एक के देश के अंदर तमिल में और सिंगली में युद्ध हो गया तो इसको गृह युद्ध कहेंगे, ठीक है। एक ही देश के दो राज्य या दो भाषा के लोग, दो क्षेत्र के लोग, दो धर्म के लोग अगर आपस में लड़ने लगे तो इसको हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गृह युद्ध शुरू हो गया था। घर के अंदर जब लड़ाई हो रहा है तो उसके यहाँ विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। श्रीलंका अविकसित रह गया। अब बेल्जियम देखिए, समझ के बात को समझा और सबको अधिकार, यूरोप महादेश है, यूरोप में तो कितना क्रांति हुआ, वहाँ के लोग सब समझ भी करता है। किसी को अधिकार नहीं देगा तो देखता बड़ा बड़ा राजा चार्ल्स टेरेसा को भागना पड़ता था, इंग्लैंड भाग गया। तो इस तरह से समझ गया सत्ता का साझेदारी जरूरी है। अगर दिया बेल्जियम ने तो बेल्जियम विकसित रह गया, और नहीं दिया तो श्रीलंका क्या रह गया? अविकसित है। आज कटोरा लेकर के घूमने लायक है वह। तो इसीलिए नोट ध्यान रखना है हम लोगों को कि सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा गया है। सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा। अगर लोकतंत्र है और वहाँ पर सत्ता में साझेदारी नहीं है, अर्थात गरीब को भी, छोटे जाति को, बड़े जाति को, गोरे काले सभी को अगर हिस्सा नहीं है सत्ता में, तो वहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन आत्मा नहीं है लोकतंत्र में। आत्मा के बिना शरीर का कोई वैल्यू होता है? बिना आत्मा के शरीर का कोई वैल्यू, एक पैसा भी वैल्यू नहीं। उसी तरह से जहाँ पे लोकतंत्र में सभी जाति, किसी भी जाति को अनदेखा किया गया, उसको सत्ता में अधिकार नहीं दिया गया, तो वहाँ का उस इंसान का, जिस देश का, जिस बिना आत्मा का शरीर कैसा होता है? ठीक है, पागल की तरह है। उसी तरह का सेम वहाँ का लोकतंत्र होगा। अगर वहाँ पे सत्ता में साझेदारी नहीं तो वह लोकतंत्र सिर्फ नाम का होगा। वह लोकतंत्र किसी भी प्रकार का लोकतंत्र नहीं है, वह तानाशाह है, वह राजतंत्र है, वही समझिए, ठीक है। इसलिए इस चीज को आप लोग समझ गए। इसलिए सत्ता में साझेदारी कीजिएगा। आप लोग के भी घर में जब लड़ाई वड़ाई होगा जमीन जगह के लिए तो समझ जाइएगा आप लोग कि क्या करना है। हम लोग को सत्ता में साझेदारी देना है, झुठने से लड़ाई वड़ाई कीजिएगा, श्रीलंका की तरह गृह युद्ध कर लीजिएगा, कोर्ट कचहरी कीजिएगा, बाद में पता चला श्रीलंका की तरह विकसित रह जाइएगा। जिसको देखिए जो भाई में हिस्सा कर लेता है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ हुआ तो क्या हुआ, दे करके हिस्सा कर लेता है तो वह विकसित हो जाता है बेल्जियम की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चीज को आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया करके अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जरूर से जरूर उसको भी सुझाव दे, और आपके चलते उसका भी कल्याण हो जाए तो ये खुशी का बात है, ठीक है।
और लाइक शेयर कमेंट ये सब करें, ठीक है। जितना आपको जो करना है कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।